गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और आपको मालूम है इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक दैट कंट्रोल द इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री। कोई भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, हर कंट्री में आप देखेंगे तो एक सेंट्रल बैंक होगा, वह पूरे कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। क्योंकि आपको मालूम है हर कंट्री में बहुत सारे बैंक्स होते हैं, अगर उनके ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं हो तो वो अपने जैसे चाहे वैसे बैंक का वर्किंग रहेगा उनका, तो इसलिए वो प्रॉब्लम होगा कंट्री को, इकॉनमी को। इसलिए हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सबको मालूम है, जो 1 अप्रैल 1935 से स्टार्ट हुआ और आज तक वह बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हमारी इकॉनमी में प्ले कर रहा है। हमको देखना है सेंट्रल बैंक या जो आरबीआई है उसका फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन में उसका है, स्टार्ट करते हैं, करेंसी अथॉरिटी। इसको बैंक ऑफ इश्यू बोलते हैं। इंडिया में 1 रुपये के नोट्स और कॉइन्स, यह इंडिया के जो गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वह इश्यू करता है, 1 रुपये का नोट और कॉइन्स। इसके बाद और जितने करेंसी नोट्स हैं और कॉइन्स है सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है सेंट्रल बैंक या जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका बैंक ऑफ इश्यू। यह नोट इश्यू करता है तो वह करेंसी नोट्स हो या कॉइन्स हो पूरे कंट्री के लिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है क्योंकि अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन ना रहे हमारे कंट्री में या किसी भी कंट्री में जो इसके ऊपर कंट्रोल करता हो, जो करेंसी अथॉरिटी है जिसके पास करेंसी इश्यू करने का पावर हो, अगर बहुत सारे बैंकिंग को पावर दे दिया जाए बैंकों को, तो सब अलग अलग तरह के करेंसी इश्यू कर सकते हैं। सपोज दैट अगर ऐसी सिचुएशन ना हो तो यह बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसका जो है एक आरबीआई को पावर दिया गया है इश्यू करने का, तो इसका बहुत इकॉनमी को प्रॉफिट है। अदरवाइज सपोज दैट इंडिया में सभी बैंकों को पावर दे दिया जाए कि अपनी करेंसी इश्यू कर सकते हैं, तो हम 500 का नोट लेकर जाएं, सपोज दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 500 के नोट्स अलग तरह के हैं, पंजाब नेशनल बैंक के 500 के नोट अलग तरह के हैं, आईसीआईसीआई बैंक के 500 के नोट अलग तरह के हैं। इसलिए यह व्यवस्था बनाई गई कि जो सेंट्रल बैंक है वही नोट इश्यू करेगा पूरे। इससे क्या है, इसमें यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है नोट सर्कुलेशन में, एक ही तरह की करेंसी रहेगी पूरे कंट्री में। इससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी सेंट्रल बैंक के ऊपर बना रहता है या कंट्री की मॉनेटरी सिस्टम के ऊपर पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसीलिए एक ही सेंट्रल बैंक होता है, उसको यह पावर दिया गया है कि वो नई करेंसी इश्यू करें। नेक्स्ट इसका फंक्शन है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। जो सेंट्रल बैंक होता है इंडिया में, जो आरबीआई है, यह गवर्नमेंट का बैंकर होता है। गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी डिपॉजिट्स है, गवर्नमेंट को लोन चाहिए, जो भी वर्क करना है, सब वर्क गवर्नमेंट का इंडिया में देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक हैं, इन सब के वर्क इंडिया में या देखें अगर हम तो आरबीआई करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को के पास कैश है, उसको डिपॉजिट करना हो तो वो आरबीआई करेगा। कोई उनको करेंसी इश्यू करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो आरबीआई करेगा। वो बैंकर्स है गवर्नमेंट का बैंक, गवर्नमेंट के सभी बैंकिंग वर्क या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ही करता है। नेक्स्ट बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। जो बैंक होते हैं इंडिया के सभी जो कमर्शियल बैंक है उनका भी बैंक है आरबीआई। सेंट्रल बैंक जो है बैंकों का भी बैंक होता है। इंडिया में बहुत सारे बैंक हैं, आप अपने सिटी में बहुत सारे बैंक देखेंगे आपको, एसबीआई हो, यूबीआई हो, पीएनबी हो, आईसीआईसीआई हो, कॉर्पोरेशन, बहुत सारे बैंक आपको दिखेंगे, आईसीआईसीआई हो। इन सभी के ऊपर कौन है, सेंट्रल बैंक है। इंडिया में आरबीआई है, वो बैंकर्स बैंक है। इसके कुछ इस सिस्टम में कुछ वर्क होते हैं, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। जितने भी बैंक हैं इंडिया में, कमर्शियल बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, उनका जो कैश होता है वह आरबीआई के पास डिपॉजिट होता है। कुछ ऐसा लीगल प्रोविज़न भी होता है आरबीआई का कि जितने डिपॉजिट्स है किसी बैंक के पास, उसका कुछ परसेंट आरबीआई के पास रखना होता है। तो सभी बैंकों के कैश, बहुत सारे कैश आरबीआई के पास डिपॉजिट होते हैं, जिनका कस्टोडियन आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट।
जब जितने भी कमर्शियल बैंक हैं इंडिया में, वह जब उनको लोन की रिक्वायरमेंट होती है, उनके पास कैश की कमी होती है, तो जब कहीं से लोन नहीं मिलता तो लास्ट में वो सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, पहले जब उनको लोन की रिक्वायरमेंट होती है, उनके पास कैश कम हो जाता है, कभी कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो वह अदर बैंक से प्रयास करते हैं कि लोन ले लें। लास्ट में जब कहीं से लोन किसी बैंक को नहीं मिलता, कमर्शियल बैंक को, तो वह सेंट्रल बैंक या आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई उसको लोन प्रोवाइड कराता है। तो क्लियरिंग हाउस ऐसा सिस्टम है, यह हमने अभी देखा। इसके पहले कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, यह सभी कमर्शियल बैंक का बहुत सारा कैश आरबीआई के पास जमा होता है। आरबीआई में सभी कमर्शियल बैंक के अकाउंट्स होते हैं। कभी ऐसा होता है किसी एक बैंक ने दूसरे बैंक से लोन लिया, वह उसको वापस रिटर्न करना हो, तो वह रिटर्न कैश में करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो आरबीआई के पास जाते हैं दोनों बैंक। जिस बैंक ने लोन लिया होता है दूसरे कमर्शियल बैंक से, वो आरबीआई को बताता है कि मेरे अकाउंट से इतना पैसा इनके अकाउंट में कर दिया जाए। तो वह अकाउंटिंग का वर्क है जो आरबीआई क्या करता है, क्योंकि सभी बैंक के अकाउंट रिजर्व बैंक में होते हैं। जितने भी कमर्शियल बैंक है उनका अकाउंट रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक में होते हैं। वह इनके बैंक से अकाउंट में पैसा उनके बैंक में ट्रांसफ़र कर देता है। डेबिट और क्रेडिट की एंट्री आपको मालूम है, क्रेडिट करता है जिसने लोन दिया है उसके अकाउंट में, और डेबिट होता है जिसने लोन लिया था उसके अकाउंट से। तो क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी है, क्योंकि सभी बैंकों के अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक है, इसलिए किसी बैंक ने किसी दूसरे बैंक से लोन लिया है और लोन रिटर्न करना हो तो कैश में देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दोनों आरबीआई के पास जाएंगे, आरबीआई के पास दोनों का अकाउंट है, दोनों के अकाउंट में कैश है, वह एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आरबीआई ट्रांसफ़र कर देता है। तो यह जो बैंकर्स बैंक यह है, यह रोल में कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व का वर्क करता है। लेंडर टू लास्ट रिसोर्ट, कहीं से जब लोन नहीं मिलता है तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। क्लियरिंग हाउस, यह सभी बैंक के कैश आरबीआई के पास होते हैं, इसलिए किसी एक बैंक का दूसरे बैंक को लोन रिटर्न करना हो तो आरबीआई के थ्रू कर देते हैं। सुपरवाइजरी रोल में सेंट्रल बैंक यह इंश्योर करता है कि जितने भी रूल सेंट्रल बैंक बनाए वो सबको फॉलो करें। ये सुपरवाइजरी रोल है, सभी बैंक को, कमर्शियल बैंक को देखता है जितने भी रूल है उनका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं, सभी रूल को फॉलो करना है कमर्शियल बैंक को। यह सुपरवाइजरी रोल होता है सेंट्रल बैंक का। यह बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, यह मॉनेटरी पॉलिसी। इंडिया में दो तरह की पॉलिसी होती है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। जो फिजिकल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो क्रेडिट मार्केट में है, मार्केट में जो सप्लाई है मनी की, उसको कंट्रोल किया जाता है। कभी इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो मनी सप्लाई आरबीआई कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। कभी डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो आरबीआई के पास ऐसे मीडियम्स होते हैं कि वह इन्फ्लेशन की सिचुएशन में यह एफोर्ड करेगा आरबीआई कि मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाए। जब प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हों तो आरबीआई ये प्रयास करता है कि बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज क्यों, लोगों के पास कैश ज़्यादा है, गुड्स कम मार्केट में अवेलेबल है, तो आरबीआई ऐसा एफोर्ड करेगा अपने मीडियम्स के थ्रू कि मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाए, लोगों के पास मनी कम हो जाए। लोगों के पास मनी कम रहेगी तो लोग कम डिमांड करेंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। इसी तरह डिफ्लेशन की सिचुएशन में जब प्राइस बहुत क्या होते हैं, कम होते हैं, लोगों के पास करेंसी कम होती है, आरबीआई ऐसा सिस्टम करेगा अपने जो उसके मेथड्स हैं उससे कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, लोगों के पास ज़्यादा मनी आएगा, लोगों के पास ज़्यादा करेंसी आएगी, ज़्यादा डिमांड करेंगे तो डिमांड बढ़ने से जो प्राइस कम है धीरे धीरे वह इंक्रीज होगा। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो भी सिचुएशन है जो मार्केट में हमेशा इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू प्रयास करता है। तो फिजिकल पॉलिसी वर्ड यूज होगा। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, जिसमें टैक्सेशन सबसे बड़ा वर्क है। टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, बहुत सारे वर्क करती है। मॉनेटरी पॉलिसी यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी है जो मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करता है। जब इंक्रीज करना हो तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करना हो डिक्रीज करेगा। यह उसका यही फोकस होता है रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक का कि स्टेबिलिटी मार्केट में रहे, ग्रोथ भी हो, जितना ग्रोथ की रिक्वायरमेंट हो ग्रोथ हो, लेकिन मार्केट में स्टेबिलिटी रहे, ज़्यादा इन्फ्लेशन और ज़्यादा डिफ्लेशन की सिचुएशन ना आए। ऐसा ना हो कि मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए सभी गुड्स के, ऐसी भी सिचुएशन ना आए कि मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए सभी गुड्स के। इसलिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू पूरे मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है।
बहुत सारे मेथड से कंट्रोल करने के, जैसे बैंक रेट है, CRR कैश रिजर्व रेशियो है, SLR है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बहुत सारे इसके कंट्रोल करने के मेथड्स हैं RBI के। बट इस बार के सिलेबस से जो डिलीट किया गया टॉपिक है वह यही टॉपिक्स हैं कि जो मनी कंट्रोल है, मनी सप्लाई का कंट्रोल RBI करता है, वो किस मेथड से करता है, ये सभी मेथड को इस बार सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो हमको इतना तक ही देखना है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। हमने देखा अभी कि RBI जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू काम करने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह इसके जो वर्क है, फर्स्ट है क्या, करेंसी अथॉरिटी, बैंक ऑफ इश्यू, यह सभी करेंसी इश्यू करता है सेंट्रल बैंक। या किस लिए एक ही बैंक को पावर दिया गया, अभी हमने देखा कि सभी बैंक अपने अलग अलग करेंसी इश्यू करेंगे तो मार्केट में प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, लोगों का कॉन्फिडेंस कम होगा। इसलिए करेंसी सिस्टम में सबका फेथ बना रहे, नोट सर्कुलेशन में यूनिफॉर्मिटी रहे, कोई प्रॉब्लम न हो, इसलिए RBI को ही ये पावर दिया गया है कि नई करेंसी इश्यू करे वो। सेकेंड, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या किसी स्टेट की गवर्नमेंट हो, सभी का बैंकर, सभी के अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होते हैं और वही उनको मैनेज करता है। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, जितने भी कमर्शियल बैंक है उनका भी सभी का अकाउंट RBI में होता है और सब अपना कैश रिजर्व RBI के पास रखते हैं। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, यह मनी मार्केट में ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी की सिचुएशन बनी रहे, मनी सप्लाई कंट्रोल में रहे रिक्वायरमेंट के अनुसार, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू RBI यह प्रयास करता है कि इसको कंट्रोल करके रखे। बट यह इस किस तरीके से करता है यह आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च जन धन योजना एम्ड एट एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री to have at least one bank account. Explain how deposits made under the plan are going to affect national income of the country. Describe all function of central bank. यह जनधन योजना का नाम आपने सुना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ साल पहले चालू किया था कि बहुत सारे लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो उनके पास बैंक अकाउंट हो जाए। तो उस बैंक अकाउंट खुलने से क्या प्रॉफिट होगा, यह प्रॉफिट होगा कि बहुत सारे लोगों के पास, किसी के पास 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख ऐसे करेंसी घर में रखी है, कोई उसका यूज नहीं है, वह करेंसी गवर्नमेंट बैंक के पास भी नहीं आ रही है कि बैंक उससे लोन देकर कुछ वर्क करे। इसलिए जनधन योजना में जब बहुत सारे अकाउंट खोले गए तो सभी अकाउंट में किसी में 1,000, किसी में 5,000, किसी में कितने कुछ न कुछ मनी डिपॉजिट हुई, वह मनी बैंकों के पास आ गई। बैंकों के पास जब आ गई, बैंकों के पास मनी रहेगी तो उससे लोन देंगे बहुत सारे प्रोडक्शन वर्क के लिए कंपनियों को, फर्मों को। कंपनी और फर्म उस लोन से प्रोडक्शन करेंगे तो नेशनल इनकम क्या हमारा इंक्रीज होगा। तो इस तरह जनधन योजना का प्रॉफिट हमको बताना है।